नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका तीसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो तीसरा भाग आज हम स्वामी दयानंद पाठ का पढ़ने वाले हैं और जिसमें हमारा अनुवाद भाग 3 में पढ़ेंगे शब्दार्थ, व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी। हम लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ लिया है। आज देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड स्वामी दयानंद 9वां पाठ अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अनुवाद भाग 3 में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे शब्दार्थ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में क्या आया। आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें कि आपको उससे क्या सीख मिलती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पर ज्यादा जोर डाला है, किसके बारे में ज्यादा बात की है, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताना है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरे विद्यार्थी एक्टिव हैं और पढ़ने में मन लगा करके काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमेंट में आप मुझे लिख करके बताएंगे जबकि दयानंद सरस्वती ने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ क्या था, उनकी भावनाएं कैसी थी, उन्होंने किस पर काम ज्यादा किया है, किससे उनकी रुचि थी, समाज के लिए कौन कौन सी बातें उनके लिए अनावश्यक थी और कौन कौन सी आवश्यक थी, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शब्दार्थों पर भी चर्चा करने वाले हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द और अर्थ, अर्थात पहले हमारे हर पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए होते हैं। हर पाठ में कुछ हमारे क्या दिए होते हैं, शब्दार्थ, और शब्दार्थ हमारे संस्कृत में रहेंगे और अर्थ हमारा हिंदी में रहेगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है आदूषयन। आदूषयन का मतलब होता है दूषित किया। अदूषयन का मतलब क्या होता है, दूषित किया, अर्थात जो समाज की कुरीतियों ने समाज को दूषित कर दिया है, समाज में जो कुत्सित जो प्रथाएं थी उनके द्वारा समाज हमारा दूषित हो गया था, उन्हीं के लिए उन्होंने प्रयोग किया है अदूषयन, दूषित किया। वैषम्य, वैषम्य का मतलब होता है विषमताएं, अर्थात जो समान रूप से ना चले वो विषमताएं होती हैं और जो समान रूप से चले वो समताएं होती हैं। तो कुछ ऐसी कुरीतियां, कुछ ऐसी नीतियां थी जो समाज में जो विषमता पैदा कर रही थी, लोगों में लोगों से अलग करने की भावना को विषमता कहते हैं। गर्हिताः, गर्हिता का मतलब होता है निंदित, अर्थात जो निंदा करने योग्य थी, गर्हिता थी, कुछ ऐसी कुरीतियां थी जिन पे हम क्या है, गर्हिता अपना रहे थे, निंदा करने के योग्य में थे कि उनकी निंदा निंदनीय थी वो। निवारकाः, निवारकाः का मतलब होता है उनका निवारण करने के लिए, दूर करने वाले, निवारक तत्वों पर यहां पर चर्चा की गई है। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है नूनम। नूनम का मतलब होता है निश्चय। उन्होंने निश्चय किया और निश्चित तौर से उन्होंने इस कार्य को पूरा भी किया। किसने, दयानंद जी ने। विग्रहम, विग्रहम का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। विग्रहम, विग्रहम का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, अर्थात मूर्ति प्रतिमा पर उन्होंने क्या किया, काम किया। और उन्होंने जब मूर्ति प्रतिमा में देखा कि एक मूसक माने चूहा भगवान शिव की शिवलिंग पर आकर के उनकी चढ़ी हुई सामग्री को खा रहा है और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, उन्होंने जब बोले कि जब भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब इसमें भगवान है ही नहीं, तब उनकी मूर्ति पूजा से आस्था खत्म हो जाती है और वो मूर्ति पूजा को पूजना बंद कर देते हैं, मूर्ति की आराधना करना बंद कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है आकिंचित करह, मतलब साधारण। आकिंचित करह मतलब होता है साधारण, ठीक, साधारण तरीके से उन्होंने उसको अपनाया और अपनाने के बाद विहाय माने छोड़ करके, उसको क्या है, साधारण तरीके से छोड़ करके, साधारण माना उन्होंने किसको, मूर्ति को साधारण मान करके, वहां से क्या है, विहाय माने छोड़ करके, वि उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु ल्यप प्रत्यय से बनता है, विहाय छोड़कर। अनास्था, अनास्था का मतलब आस्था का अभाव, तटस्थता, अर्थात उनकी मूर्ति से क्या हो गई, आस्था खत्म हो गई। ठीक, उन्होंने मूर्ति पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। परित्यज्य माने छोड़ करके, घर को छोड़ करके, परित्यज्य। प्रज्ञा चक्षु माने अंधे का, जिनकी आंखें नहीं होती हैं उनको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, दीक्षिता, दीक्षिता का मतलब दीक्षित होना या किसी की दीक्षा ले लेना, किसी के प्रति किसी के सिद्धांतों पर चलना दीक्षिता कहलाता है, दीक्षित होता है। संप्रति माने इस समय, आधुनिक का हमारा पर्याय भी है संप्रति, आधुनिक, आधुनिक का मतलब आधुनिक युग, इसी समय, और संप्रति का मतलब भी इसी समय। जब कभी संप्रति का पर्यायवाची पूछा जाए तो आधुनिक बोल सकते हैं, आधुनिक। अनंतरम माने बाद में, अनंतरम का मतलब होता है बाद में, अनंतरम का क्या मतलब होता है, बाद में। ध्यान रखें, आगे देखें। शब्दार्थ के बाद अब चलेंगे हम व्याख्या।
व्याख्या रहती है शब्द संस्कृत में और संस्कृत में ही उसकी रहेगी व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या होता है? सरलीकरण। एक तरह से हम पर्याय भी कह सकते हैं। कुछ शब्दों का पर्याय वहां पर दिया जाता है, वो भी सरल रूप में और विवेचनात्मक ढंग से थोड़ा सा बड़ा करके दिया जाता है, सरल रूप में प्रसारित करके, विवेचना करके, व्याकरणिक रूप से उसको स्पष्ट किया जाता है। वही हमारी क्या कहलाती है? व्याख्या। मतलब जो आपको समझ में आ सके। ठीक, ध्यान रख लेना। जैसे यहां पर दिया हुआ है अदूषयन, मतलब दूषितम कृतवंता, जो दूषित किया गया हो वही कहलाता है अदूषयन। जो दूषित किया गया हो, कृतवंता, जो लोगों के द्वारा जो दूषित किया गया है, अदूषयन। अदूषयन हमारा रूप लंग लकार में बनेगा। कहां बनेगा? लंग लकार में बनेगा। और कहां पर बनेगा? ये प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा अदूषयन। जैसे आप देखें, ये बना हुआ है अपठत, अपठत, अपठताम, अपठताम और अपठन। क्या बना है? अपठन, ये बना हुआ है। इसी प्रकार से यहां बनेगा अदूषयत, अदूषयत दिया हुआ है। फिर यहां बनेगा अदूषयताम, दूषयताम, अदूषयताम और यहां बनेगा अदूषयन, अदूषयन दिया हुआ है। चलिए, यहां पर ये बन गया है। तो ये हमारा क्या है? प्रथम पुरुष। किसका है ये? प्रथम पुरुष का है और बहुवचनांत रूप है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन रूप दिया हुआ है। क्या दिया है? ये बहुवचन रूप दिया हुआ है। तो यहां प्रथम पुरुष का लंग लकार का है। किसका है ये? लंग लकार। और लंग लकार हमारा काहे का बोधक होता है? लंग लकार भूतकाल का बोधक होता है। भूतकाल, भूतकाल में मतलब जो बीत चुका है, जो लोगों के द्वारा, कुत्सित प्रथाओं के द्वारा, जो लोगों के द्वारा क्या किया गया था? अदूषयत किया गया था, अदूषयन किया गया था। लोगों के द्वारा जो समाज की कुरीतियों को दूषित किया गया था, समाज की प्रथाओं को दूषित किया गया था, उसकी बात चल रही है यहाँ। ठीक, तो दूषितम कृतवंता, ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुवचन रूप है, तो ये भी हमारा कृतवंता भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। जो यहां रूप होगा वही रूप यहां पर लगाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना। हमारी संस्कृत व्याख्या में एक हमारी क्या है? ये समता होती है। समता होती है, विषमता नहीं, समता होती है, समानता जिसे कहते हैं। फिर वैषम्य का मतलब लिखा हुआ है असमानता। वैषम्य का मतलब विषमता या असमानता। विषमता हो सकता है ना समझ में आए, वैषम्य हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन असमानता आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए संस्कृत व्याख्या को कहते हैं हम सरलीकरण। संस्कृत व्याख्या को क्या कहते हैं? सरलीकरण। किसी शब्दों की व्याख्या करना, विवेचना करना, सरलीकरण। गर्हिता का मतलब होता है निकृष्टाः, निंदा करना। निकृष्ट लोगों की निंदा की जाती है। जो निम्न लोग होते हैं, जो नीच कृत काम करते हैं, उसी को कहते हैं निकृष्ट। निकृष्ट, निकृष्ट किया गया कार्य ही निंदित होता है। जैसे कोई ऐसा काम कर देता है जो निंदनीय होता है, जो कार्य समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो निंदनीय होता है। और वही दिया हुआ है गर्हिता का मतलब निकृष्टा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहां वास्तविक शब्द तो होता है हमारा निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट, ये शब्द हमारा वास्तविक रूप में होता है। लेकिन यहां पर जो लगा हुआ है ये बहुवचनांत रूप लगा है, ये बहुवचन लगा है, इसलिए ये भी बहुवचन रूप लगा है। ठीक, ये हमारा एक वचन रूप लगा हुआ है। निकृष्टः, निकृष्टौ, निकृष्टाः। ध्यान रखिएगा। आगे शब्द दिया हुआ है निवारकाः। निवारका का मतलब होता है निवारण करना या उनको हटाना। तो अपहार का, अपहरण कर लेना या उसको दूर कर देना। अपहरण या निवारका या अपहार का। तो यहां पर भी बहुवचनांत रूप लगा है, यहां पर भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद दिया हुआ है नूनम। नूनम का मतलब होता है आवश्यम, आवश्यम, निश्चयम। विग्रहम, विग्रहम का मतलब दिया हुआ है मूर्तिम। विग्रहम का मतलब क्या हुआ है? मूर्तिम। और अकिंचित करह का मतलब होता है तुच्छ, साधारण। साधारण, अकिंचित करह माने तुच्छा। प्रथमा का एक वचन और इसमें भी प्रथमा का एक वचन। इसके बाद दिया हुआ है विहाय। विहाय का मतलब त्यक्त्वा। हो सकता है विहाय आपको समझ में ना आए, लेकिन त्यक्त, त्याग देना, ये समझ में आ जाएगा। त्यक्ता, उसमें भी उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें त्यज धातु, कौन सी धातु लगी हुई है? त्यज धातु और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्यक्त्वा। ठीक, यहां पर कित्वा प्रत्यय लग करके त्यक्त्वा बन गया है।
ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अनास्था शब्द दिया हुआ है। अनास्था का मतलब उदासीनता, मतलब उनकी अब आस्था नहीं रह गई थी और उसको छोड़ करके क्या है, वहां घर चले जाते हैं। परित्यज्यम, परित्यज्य का मतलब होता है विहाय, परित्यज्य का मतलब विहाय। देखिए यहां लिखा हुआ है विहाय और यही विहाय यहां रख दिया है। तो परित्यज्य का मतलब भी होता है छोड़ना या त्याग देना, और विहाय का मतलब भी होता है छोड़ना या त्याग देना। प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मतलब अंधा और अचक्षुषा मतलब आंख। तो प्रज्ञ अचक्षुषा, जिसकी ना हो आंखें वही होता है अंधस्य, जिसकी ना हो आंखें। अचक्षुषा, प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञ प्लख अचक्षुषा। ध्यान रखिएगा प्रथमा का बहुवचन, अंधस्य में भी षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। अब यहां पर यहां लगा हुआ है, देखो षष्ठी का एक वचन यहां अपनी अंधी आंखों के जो है, और दीक्षिता में प्रथमा का बहुवचन, और दीक्षांत प्रांता, दीक्षाम प्रांता इसमें भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। दीक्षांत प्रांता अर्थात जो दीक्षित हो गए हों, बंध गए हों। और संप्रति का मतलब होता है अधुना, अभी बताया था ना मैंने इसके पहले, उन्होंने कहा था इसी समय, आप इसमें आधुनिक या अधुना भी लगा सकते हैं। ठीक, फिर अनंतरम माने बाद में या पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, अनंतरम माने बाद में या पश्चात का मतलब भी होता है बाद में। चले आगे देखेंगे, इसमें आगे दी हुई है हमारी कुछ संधि विच्छेद। संधि विच्छेदों को हम पूरा करेंगे, संधि विच्छेदों को पढ़ेंगे। इसमें संधि विच्छेद में उन्होंने क्या क्या दिया है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है इत्यादयः। आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा, वहां पर संधियों पर ज्यादा हमारी चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन वहां मैं आपको केवल बता देता हूं कि इसमें कौन सी संधि है। लेकिन अब आपको संधियों को सीखना भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संधियां। आपको सबसे बड़ी चीज तो ये है कि संस्कृत पढ़ने में सहायता आपकी यही करेंगी। अगर आपको संधियां नहीं आती हैं तो संस्कृत आपकी अशुद्ध ही रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मूलभूत अवस्था आपसे कहा जाए, अगर मेरा मानना यह है कि 80 से 85% संधियों का काम होता है संस्कृत को शुद्ध पढ़ने में। अगर संधि नहीं आती हैं तो संस्कृत को आप शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो कंफर्म डेफिनेटली ये मान के चलिए, 100% श्योर आप हो जाइए कि अगर आपको संधि नहीं आती हैं तो आप संस्कृत को शुद्ध रूप से नहीं पढ़ सकते है। ये तो महत्वपूर्ण है। तो आपको कौन कौन सी संधि बनती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, और कौन सी नहीं बनती है वो भी लिखना है, क्योंकि यहां सीखना भी है। इस बात का ध्यान रख लेना, क्यों हम यहां सीखने के लिए आए हैं बेटा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नहीं सीखेंगे तो कभी हमें सिखा नहीं पाएगा कोई, क्योंकि आगे चल करके जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं फिर हमारा पढ़ाई से क्या है विमुख होते जाते हैं। क्योंकि आप जब कॉलेज लाइफ में पहुंचेंगे तो वहां की संगति आपकी अलग हो जाएगी, फिर आपकी जिज्ञासा दूसरी चीजों में बढ़ने लगेगी। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जो अभी सीख लेंगे वो हमारे लिए जीवन पर्यंत काम में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत तो इसके बाद आना ही नहीं है, तो संस्कृत नहीं आना है, लेकिन जीवन में हिंदी का उपयोग, मातृभाषा का उपयोग आप जीवन पर्यंत करेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मातृभाषा का उपयोग करने के लिए भी संस्कृत को आपको सीखना पड़ेगा। संस्कृत को मान करके बिल्कुल मत पढ़िए, आप तो ये मान के चलिए कि भाषा को शुद्ध सीखना है तो संधियां पढ़ना है। संधि चाहे संस्कृत की हो चाहे हिंदी की हो एक समान होती हैं, भेदों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। क्योंकि चाहे वो हिंदी, अब संस्कृत में संस्कृत की संधियां ही तो उठा करके हिंदी में रख दी गई हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे टॉपिक हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों उठाए गए हैं, चाहे वो संधियों की बात करें, चाहे हम समास की बात करें, चाहे प्रत्ययों की बात करें, चाहे उपसर्गों की बात करें, चाहे हम वाच्य परिवर्तन की वाक्यों की बात करें जो आप लोग भूत भविष्य वर्तमान से परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, चाहे कारकों की बात करें। तो जहां पर भी आप देखें कि संस्कृत के बहुत सारे हमारे जिस टॉपिक हैं हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दें कि संस्कृत हमारा पीछा छोड़ देगी, बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ेगी। आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, और हिंदी पढ़ना है तो क्योंकि इसकी भगनी है, वो बहन है, तो संस्कृत माता है, तो हिंदी हमारी मौसी हुई। मौसी हुई कि नहीं हुई, तो ध्यान रख लेना, मम्मी की बहन, माँ की बहन कौन होती है? मौसी, मासी। तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, पीछा बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसीलिए यहीं क्यों ना पढ़ रहे हम, बाद में पढ़ने से अच्छा है कि यहीं पढ़ लें, ये परीक्षा में भी हमारे काम में आ जाएगा। चलें आगे देखें, सबसे पहला शब्द है इत्यादयः। इति प्लस आदयः दिया हुआ है, इति प्लस आदयः, इति प्लस आदयः दिया हुआ है, ध्यान रखें। इति प्लस आदयः, तो यहां पर हमारी संधि होगी यण संधि।
कौन सी होगी? यण संधि होगी, अदया। ठीक, यहां पर अब ये यण संधि क्यों मैंने बतलाई है आपको? यण संधि का सूत्र यहां पर लगेगा। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। कौन सा होता है? इको यणचि। अब इको यणचि सूत्र जो लगेगा वो आपको क्या बताएगा? यहां पर ध्यान रख लेना कि ई के स्थान पर क्या होता है? या होता है। ई के स्थान पर क्या होता है? या होता है। ऊ के स्थान पर क्या होता है? वा होता है। और ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरी के स्थान पर ला होता है। आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक, तो ई के स्थान पर अब ये देखना है कि यहां पर क्या आया है? ई आई है। तो ई के स्थान पर क्या कर दोगे आप? या कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? या कर दोगे और आदया जो शब्द है वो आपका ज्यों का त्यों यहां रहेगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आधा ता है और आधा या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आधा ता को लिख देना है और आधा या को यहां लिख देना है। ठीक, लेकिन आधा या है, पीछे स्वर है, तो यहां बड़ा आ की मात्रा लगा दो तो ये पूरा हो जाएगा। और दया बचेगा तो यहां दया जोड़ देंगे, शब्द बनेगा इत्यादया। क्या बन गया है? इत्यादया। यही शब्द यहां लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिए। लिखा है ना इत्यादया। तो यहां पर कौन सी संधि हो गई है आपकी? यण संधि। आप इससे बहुत सारी संधियों को बना सकते हो। ठीक, जैसे इत्यादया हो गया है, यद्यपि बन गया है, यद्यपि बन गया है ये। ठीक, ये सारी संधियां आपकी क्या है? इसी में आती हैं, यण संधि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यहां यण संधि। आगे देखेंगे अगला हमारा जो शब्द होगा, अगला शब्द दिया हुआ है अनंतरम, धर्मांतरम। क्या दिया हुआ है? धर्मांतरम। धर्म प्लस अनंतरम। क्या दिया है? धर्म प्लस अनंतरम। धर्म प्लस अनंतरम दिया हुआ है, तो इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए। दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बन जाएगा तो ध्यान रख लेना आप कि क्या करना है, जब दो आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं तो दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है। अब दीर्घ संधि का सूत्र आपको मैं बता दूंगा, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ दिया हुआ है, अकह सवर्णे दीर्घ। अब अकह सवर्णे दीर्घ जो सूत्र दिया हुआ है वो आपको क्या बताता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ और उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आ जाए तो बड़ा आ बनता है। जैसे बोले छोटी ई या बड़ी ई, आमने सामने आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर देखें छोटा आ और छोटा आ मिलकर के, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना रहा है। बन गया बड़ा आ। अब बड़ा आ बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, धर्म प्लस आ प्लस नंतरम, नंतरम दिया हुआ है, नंतरम। अब आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो ये क्या बचाएगा? बनेगा धर्मा नंतरम। क्या दिया हुआ है? धर्मा नंतरम दिया है, तो धर्मांतरम, धर्मांतरम बन गया, तो दीर्घ संधि हो गई है। ठीक, समझ में आ गया है। अब यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले में हमारी संधि यण संधि और दूसरे में हमारी कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि। चलिए आगे हम दूसरी संधि पर काम करेंगे। दूसरा दिया हुआ है धर्मोद्धार का, धर्मोद्धार का, धर्म प्लस उद्धार का, धर्म प्लस उद्धार का, ये दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा शब्द है। अब यहां पर संधि कौन सी होगी? इसका आ ले लीजिए माँ का और उद्धार का ऊ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो ऊ बनेगा। लेकिन ये कौन सी संधि में बनता है ये भी आपको जानना है। ये गुण संधि में बनता है। कौन सी में? ये गुण संधि में बनता है। और गुण संधि का जो सूत्र होता है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, ये सूत्र होता है आद गुणा। कौन सा सूत्र? आद गुणा। ये सूत्र क्या कहता है यहां देख लीजिए आप। ये सूत्र कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर ई, उसके बाद ई या बड़ी ई, दो में से कोई भी आए तो ए बना देना है आपको।
और फिर दूसरा उन्होंने दिया है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आ जाए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये गुण संधि का नियम है। तो यहां पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है हमारा, आ के बाद ऊ। देखें आ के बाद हमारा कौन सा आ रहा है, ऊ आ रहा है तो ओ बना दिया। अब यहां पर क्या करना है कि धर्म में से आ निकल गया तो माँ आधा बच गया, ओ को हम दोनों को बीच में लिख देंगे और उद्धारका में से ऊ निकल गया है तो आधा धारका, यहां पर हम ऐसे इसको लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आपको ओ की मात्रा माँ पे लगाना है तो क्या बनेगा, धर्मो। क्या बन गया है, धर्मो और धारका, धर्मोद्धारका बनेगा कि नहीं बनेगा, धर्मोद्धारका बन जाएगा। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यहां पर मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें गुण संधि, इसमें यण संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें गुण संधि, 3 संधियां आपकी हो चुकी हैं। ध्यान रखना 3 संधियां यहां पर आपकी पूरी हो चुकी हैं। आगे दी हुई है हमारी अगली संधि है सत्यान्वेषिणा, सत्य प्लस अन्वेषिणा, सत्य प्लस अन्वेषिणा, सत्यान्वेषिणा ये शब्द दिया हुआ है। देखें जरा यहां पर ये लिखी हुई है संधि विच्छेद, सत्य प्लस अन्वेषिणा। ठीक, अब इसमें से आपको आ ले लेना है और इसमें से आ ले लेना है, दोनों को मिलाना है और क्या बना देना है, बड़ा आ। अभी मैंने आपको बताया था कि आ सामने आता है तो कौन सा आ बनता है, बड़ा आ। कौन सी संधि है आप कमेंट में जरूर लिखें, कौन सी संधि है, फिर मैं आपको नाम बता रहा हूं। ठीक, जब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं जल्दी से आप बताएं इसमें कौन सी संधि है। ध्यान रख लेना आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपकी भी परीक्षा सामने हो रही है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, आपकी परीक्षा भी यहीं पर हो रही है, आपको बताना पड़ेगा। आप बताएंगे आपकी श्योरिटी हो जाएगी, आप परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, सत्य में से आ को आपने निकाल लिया था, सत्य में से आपने आ को निकाला है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका जैसे ही सत्य में से आ को निकाला तो ये हमारा बड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अन्वेषणा में से आ निकल चुका है तो आधा ना और वेषिणा, वेषिणा है यहां पर जुड़ जाएगा। आ इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, सत्या। क्या बनेगा, सत्या हो जाएगा। और आधा ना और वेषिणा इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सत्यान्वेषिणा। क्या बन जाएगा, सत्यान्वेषिणा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई बेटा, यहां दीर्घ संधि, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। ठीक, मतलब संधि को हम 2 बार पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि को, यहां पर भी दीर्घ संधि, यहां पर भी दीर्घ संधि। ठीक, यहां पर ज्यादा इसके नियम इसलिए नहीं क्योंकि एक बार बता चुका हूं, नियम बार बार नहीं बताऊंगा। आपकी परीक्षा आपको ही करना है, मैं केवल और केवल आपको क्या है, पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। और आप जितना बार बार लिखेंगे, जितना बार बार आप कमेंट में देंगे, उतनी ही वो आपकी बिल्कुल मजबूत होती जाएगी, भूलेगी नहीं। इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा शब्द है क्या, प्रादुर्भवन, प्रादुः प्लस अभवन। क्या दिया हुआ है, प्रादुः प्लस अभवन, अभवन, प्रादुः प्लस अभवन दिया हुआ है ना। तो यहां विसर्ग के स्थान पर, पहले तो विसर्ग संधि लगी है तो विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के स्थान पर आपको रा कर देना है और अभवन शब्द इसमें जोड़ देना है, अभवन जुड़ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आ को रा में मिला देना है, आपका शब्द सीधे बन जाएगा प्रादुर्भवन। क्या बनेगा, प्रादुर्भवन बन गया ना। तो इसमें तो कुछ नहीं है, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर रा करना। रा कैसे आता है, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस कठिन है, मैं आपको ज्यादा उलझन में नहीं डाल रहा हूं, ध्यान रख लेना। आप सीधे विसर्ग के स्थान पर रा कर दें जब ऐसी कंडीशन हो, शब्द बना हो प्रादुर्भवन बराबर प्रादुर्भवन। इससे बनने वाला शब्द क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर या तो रा होगा या सा होगा। ठीक, अब ध्यान रख लेना कि विसर्ग के स्थान पर 3 चीजें होती हैं, या तो षटकोण वाला आधा सा होता है, या सीटी वाला आधा सा होता है, या हमारा दंतीय सा, सरौते वाला सा आधा होता है, या सीधे रा होता है। ठीक, या फिर हमारा विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, इसके अलावा हमारा विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, या सीधे विसर्ग का लोप होता है। इतने परिवर्तन होते हैं, इसके अलावा कोई परिवर्तन विसर्ग संधि में नहीं होता। आगे देखेंगे, आगे हमारा शब्द रहेगा संकल्पाश्च।
क्या लिखा है, संकल्पाश्च, तो संकल्पात प्लस च दिया हुआ है, संकल्पात प्लस च, ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, संकल्पात, संकल्पात प्लस च दिया हुआ है। अब ता के स्थान पर क्या करना है, हमें चा लाना है। देखो क्या लाना है, चा, तो व्यंजन संधि इसमें होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग होगा तो इश्चुत संधि होगी। यहाँ इस्तो हो इश्चुना इश्चु, तो ता वर्ग के स्थान पर सीधे चा हो जाएगा, संकल्पात की जगह संकल्पाच हो जाएगा और चा हमारा एक यहाँ रहेगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, संकल्पाच, ऐसे बनेगा संकल्पाच, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, संकल्प से और संकल्प से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भूमिका निभाई और संकल्प से यहाँ उन्होंने अपने क्या है, लोगों को, अनुयायियों को क्या कर दिया, समर्पित, उनको क्या कर दिया, सारी चीजें उनकी समाधान कर दी। वर्षे भूत, वर्षे प्लस अभूत दिया हुआ है, क्या दिया है, वर्षे प्लस अभूत, क्या दिया है, वर्षे प्लस अभूत, तो यहां पर आपकी संधि होगी पूर्व रूप। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आ का क्या हो जाएगा, यहां अवग्रह हो जाएगा, वर्षे अभूत, क्या बनेगा, वर्षे अभूत, ध्यान रखिएगा। तो यहां अवग्रह चिन्ह हो जाता है और पूर्व रूप संधि का सूत्र हो जाएगा एंगा पदांतादति, ये हमारा यहां सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखोगे तो यहां आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे अगला हमारा जो शब्द होगा, अगला शब्द होगा हमारा एवाध्यायनायस्यो। ध्यान रखें अगला शब्द क्या है हमारा, देखें एवाध्याय, देखो एवाध्ययनस्य प्लस आस्य, तो यहां हो जाएगा एव प्लस अध्ययनस्य प्लस अस्य। तो यहां तीन पद दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, यहां तीन पद दिए हुए हैं और यहां बनेगा हमारा एव प्लस अध्ययनस्य, अध्ययनस्य प्लस अस्य, प्लस अस्य दिया हुआ है। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर आपका आ हो जाएगा और यहां पर आपका आ हो जाएगा। ठीक, यहां पर आ और यहां पर आ दोनों मिलकर के आपका क्या करेंगे, यहां बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो यहां बड़ा आ बनेगा तो आपका हो जाएगा एवा, मतलब बड़ा आ बन रहा है। तो यहां कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ। एवाध्ययनस्य, ध्ययनस्य, ये बन गया। और यहां पर प्लस दिया हुआ है अस्य, क्या दिया हुआ है, अस्य दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आपका आ जाएगा और यहां पर अस्य का आ जाएगा। दोनों मिलकर के आपका क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा आ। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी और शब्द क्या बनेगा, एवाध्ययनस्य, या बन जाएगा, बड़ा या और आधा शा और या जुड़ जाएगा, एवाध्ययनस्यास्य बनेगा। तो यहां दोनों जगह दीर्घ संधि, यहां भी दीर्घ संधि और यहां भी आपकी दीर्घ संधि। ध्यान रख लेना, दीर्घ यहां पर भी है और दीर्घ यहां पर भी है। दीर्घ संधि का सूत्र मैं अभी आपको बता चुका हूं, अकः सवर्णे दीर्घा। नियम भी बता चुका हूं कि पहले पद में आ और आ आने पर बड़ा आ बनता है, ई और ई आने पर ई बनती है और बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनता है, ये दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है तादृश्येव, तादृश्य प्लस एव। तो यहां पर आपको देखना है तादृश्यैव एव बनेगा, तादृश्येव। ठीक, यहां पर आपका शब्द हो जाएगा तादृश्य, तादृश्यैव। ध्यान रखें वृद्धि संधि होगी इसमें, मात्रा यहां पर दो मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है ना, यहां पर आपकी क्या हो जाएंगी, दो मात्राएं हैं, थोड़ी सी मुद्रण दोष है, कोई दिक्कत नहीं है। तादृश्य प्लस एव हो जाएगा और यहां का आ और यहां का ए दोनों मिलेंगे। ध्यान रखिएगा,
दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आई बनेगा। लेकिन ये कौन सी संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि में आपको क्या करना है, इसमें सूत्र रहेगा आपका वृद्धिरादैच। कौन सा, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच आपका सूत्र रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका नियम क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, और उसके बाद अगर ए या आई दो में से कोई भी हो तो आप आई बनाएंगे, ठीक। और इसमें छोटा आ या बड़ा आ दो में से कोई भी हो और ओ या औ दो में से कोई भी आ जाए तो आपको औ बनाना है। ये वृद्धि संधि का नियम कहता है, ठीक। तो यहाँ पर आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ के बाद क्या आया, ए आ गया है, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ता दृश्य हो गया, आई की मात्रा इस पर दो लगाओगे और वहां हुआ बचेगा तो आ क्या बनेगा, तादृश्यैव बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का। और इसके बाद आगे हमारी संधि होगी जो उसमें लिखा हुआ है शिवोपासके, शिव प्लस उपासके, शिव प्लस उपासके, शिव प्लस उपासके। तो यहां पर भी आपकी फिर से वही गुण संधि आएगी। ध्यान रखना, आ के बाद उ आ गया। क्या आ गया है, आ के बाद उ आया है। तो आ के बाद उ आने पर आप क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या बनेगा, ओ बनेगा। और जब ओ बनेगा तो आपका शब्द क्या होगा, शिव। शिव में से वा में से आपने क्या निकाल दिया था, वा में से आपका आ निकल चुका था और दोनों को मिलाने पर ओ बन गया था। तो इसको मध्य में लिख देंगे, उपासके में से ऊ चला गया तो यहाँ हो जाएगा आपका पासके। क्या बनेगा, पासके। और ओ की मात्रा इस पर लगेगी तो आप क्या बनाओगे, शिवो। क्या बनेगा, शिवो पासके, शिवो पासके बनेगा कि नहीं बनेगा, शिवो पासके। अब यहां पर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, गुण संधि है। और गुण संधि का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा है, आद गुणा। कौन सा सूत्र है, आद गुणा। ये रहेगा आद गुणा। हो जाएगा कि नहीं, आद गुणा आपका सूत्र लग जाएगा। गुण संधि है शिवोपासके, शिव का उपासक। जो शिव के उपासक थे उनके द्वारा किया गया। फिर लिखा है विग्रहार्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि। क्या दिया हुआ है, विग्रह, विग्रह प्लस अर्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि। इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। जब बड़ा आ बनेगा तो आपका रूप क्या बनेगा, यहां पर विग्रहा, बड़ा आ। देखिए आ लग जाएगा इसमें, बड़ा आ की मात्रा। अर्पितानी का यहां पर क्या है, केवल पितानी रहेगा, पितानी, ठीक। तो आपको क्या करना है, आ और आ इसमें मिला देंगे तो बनेगा विग्रह, विग्रह, बड़ा हा बन जाएगा और पितानी इसमें जुड़ जाएगा, पितानी। क्या बन गया है, विग्रहर्पितानि बन गया। तो यहां पर भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रखें, यहां कौन सी संधि, दीर्घ संधि। सूत्र कौन सा रहेगा, अकः शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा, अकः शवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का यहां पर सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकरः प्लस अचिंत्यत। तो विसर्ग लगा हुआ है यहां पर तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप जान जाएंगे। मूल शंकरः, मूल शंकरः प्लस अचिंत्यत, अचिंत्यत दिया हुआ है, अचिंत्यत। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मूल शंकरो, क्या बनेगा, मूल शंकरो। और अवग्रह का आ जाएगा यहाँ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। अचिंत्यत का आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा और चिंतयत, चिंतयत हमारा शब्द बन जाएगा मूल शंकरो अचिंत्यत। बनेगा कि नहीं बनेगा, मूल शंकरो अचिंत्यत। चले आगे,
यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा विग्रहोयम। क्या लिखा है? विग्रहोयम। विग्रह प्लस अयम, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि ही रहेगी। विग्रह प्लस अयम, विग्रह प्लस अयम, तो विग्रह की जगह पर फिर से हमारा क्या हो जाएगा? ओ होगा, विग्रहो। और अवग्रह का आ जाएगा, यहाँ आ को हम अवग्रह के रूप में लाएंगे, यम, विग्रहो यम बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि दोनों में। इसके ऊपर वाले में भी विसर्ग संधि, इन दोनों में विसर्ग संधि रहेगी, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद आगे हमारा दिया हुआ है अगला पद। अगला पद दिया हुआ है स्वसुर निर्धनम, स्वसु निधनम। स्वसु मतलब उसकी बहन का जब निधन हो गया था तो स्वसु, ठीक, स्वसह प्लस निधनम, बहन का निधन। स्वसु षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, निधनम, ध्यान रखना। फिर यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? र करना है। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? र करना है। और स्वसुर और निधनम, निधनम दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें रा को आप क्या करेंगे? जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, इससे मिलाएंगे तो रा आपका जाएगा ना के ऊपर, ये चला गया, निधनम बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वसु निधनम, स्वसु निधनम बन जाएगा। तो यहां आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि रहेगी यहां? विसर्ग संधि। आगे दिया हुआ है साधु नाम च, साधु नाम प्लस च दिया हुआ है, साधु नाम प्लस च। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि यहां मां के बाद चा आ रहा है, और मकार के बाद अगर चा आता है तो ध्यान रख लेना कि मां का परिवर्तन जो वर्ण होगा उसी वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेता है। अगर यहां का होता तो यहां का वर्ग के पंचम अक्षर में होता, चा है तो चा वर्ग के अक्षर में होगा, पा है तो पा वर्ग के अक्षर में होता। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे तो साधु, साधु ना, साधु ना हो गया, और मां की जगह क्या हो जाएगा? चा छा जा झा इया। कैसे? देखें, चा छा जा झा इया, ये हमारा क्या दिया हुआ है? ये हमारा जो पंचम वर्ण दिया हुआ है, चा का पंचम वर्ण, यही यहां पर हो जाएगा, इया प्लस चा। अब इसको आपको जोड़ देना है, तो आप जब जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा आपका? साधु नांच, साधु नांच, ऐसे आपको लिखना है, साधु नांच। ध्यान रखोगे तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और आगे अब देखेंगे अगली संधि हमारी कौन सी होगी? अगली संधि है रमणमाणोसौ, रमणमाणः, रममाणः प्लस असौ, तो रममाणोसौ बनेगा। ठीक, तो यहां पर भी आपको क्या करना है? विसर्ग संधि है, रममाणः प्लस असौ दिया हुआ है, रममाणः प्लस असौ दिया हुआ है। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपको क्या कर देना है? ओ कर देना है, रम माणः, रम माणः की जगह रम माणो, आ को अवग्रह के रूप में लाओगे और शव इसमें जोड़ दोगे, रम माणो शव। क्या बन जाएगा? रम माणो शव। तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे अगला दिया हुआ है स्वजीवनम, स्वजीवनम शावर्पितम, स्वजीवनम प्लस असौ प्लस अर्पितवान। ठीक, तो यहां पर आपको देखना है कि ये असौ का आ इसमें सीधे सीधे आप जोड़ सकते हो, सीधे सीधे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मां में आ जोड़ोगे तो मां पूरा हो जाएगा, तो आप शब्द लिख दोगे क्या? स्वजीवनम, पूरा मां लिख दोगे, स्वजीवनम और सौ जोड़ दोगे, सीधे जोड़ दिया आपने सौ। फिर इसके बाद अर्पितवान, अर्पितवान, तो आपको ये देखिए मैंने छोटा कर दिया है, अभी 3 पार्टों में बटा हुआ था, मैंने 2 भागों में कर दिया। फिर लेकिन ये ध्यान रख लेना कि यहां आपकी व्यंजन संधि है। ठीक, अब यहां पर जो असौ है इसमें से क्या निकालेंगे? औ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औ निकालेंगे। तो स्वजीवनम मश औ, औ प्लस
अर्पितवान, अर्पितवान दिया हुआ है। अब यहां औ के स्थान पर आओ आदेश करेंगे तो यहां पर कौन सी संधि होगी? एचो ऐवा यावा, ये सूत्र रहेगा और अयादि संधि रहेगी। अयादि संधि हमारी अच संधि का भेद है, ध्यान रख लेना। अयादि संधि स्वर संधि का भेद है, जिसे हम अच संधि का भेद कहते हैं संस्कृत में। अयादि संधि कहती है कि देखो यहां ए को अय, ए को अय, ओ को औ, आई को आय, औ को आओ, औ को आओ, हो गया। औ को आओ। अब यहां पर देखना है कि औ है तो औ को क्या करोगे? यहां आप आओ, औ को आओ करोगे। तो यहां देखें स्वजीवनम, स्वजीवनम, जीवनम सा दिया हुआ है तो सा को ज्यों का त्यों लिख दोगे और औ के स्थान पर आओ कर दोगे। आओ कर दिया। अर्पितवान आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, अर्पितवान लिख दिया। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, मिला देना है। वर्णित देखिए वर्ण सम्मेलन कृति, आ को इसमें मिलाओ तो ये पूरा हो जाएगा स्वजीवनम सा, बड़ा सा हो जाएगा। वह आपका आधा दिया हुआ है, दिया है तो पीछे अर्पित का आ लगा देना है तो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आ चला गया है इसमें तो ये बचा हुआ है पितवान, तो ये आपको पितवान जोड़ दिया, पितवान। स्वजीवनम शावर्पितवान बन जाएगा। इतना बड़ा शब्द जरूर है लेकिन आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ अयादि संधि है, ध्यान रख लेना। कौन सी संधि है? यहाँ अयादि संधि। फिर इसके बाद आगे का शब्द हमारा दिया हुआ है, अगला शब्द देखेंगे। कुछ शब्द हमारे बड़े हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। समाजोद्धारकई, क्या दिया हुआ है? समाजोद्धारकई, समाज प्लस उद्धारकई लिखा हुआ है। समाज प्लस उद्धारकई, उद्धारकई दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, जा में से आ को निकाल लेना है और उद्धारक का उ ले लेना है। आ के बाद उ आने पर ओ बनता है। आपको मैं बता चुका हूं अभी गुण संधि में। किस में बता चुका हूं? गुण संधि में। गुण संधि में ये नियम लग चुका है। और आद गुणः, इसका सूत्र भी मैंने बता दिया है। आद गुणः बताया है कि नहीं? तो आ के बाद उ आने पर देखें, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आने पर क्या बनता है आपका? छोटी ई या बड़ी आने पर आप बना सकते हैं यहां पर क्या, ध्यान रख लेना। आ के बाद ई आने पर आपका क्या बन जाएगा? यहां ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब यहां पर छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आ जाए और उसके बाद उ या बड़ा उ, दो में से कोई भी आ जाए तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो यहां पर ध्यान दे लेना है आपको कि आ के बाद उ आ रहा है। क्या आ रहा है? आ के बाद आपका यहां उ आ गया है। आया है कि नहीं? तो यहां ओ बन गया। ओ बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसमें क्या हो जाएगा? समाज, समाज में आप ओ की मात्रा लगा दो तो समाजो, और उ यहां से चला गया तो ये बचेगा आपका धारको, धारकई बन गया। तो यहां आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। आद गुणः आपका सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहां देखें, आप यहां देख लीजिए, अगला शब्द आपका हो जाएगा पद्धतिम। पद्धतिम असौ, क्या है? पद्धतिम असौ अदर्शयत। बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे आपने ये दिखा है ना, स्वजीवनम, स्वजीवनम अशाव, अशाव अर्पितवान, बिल्कुल यही है। पद्धतिम अशाव दर्शयत, बिल्कुल एक है। यहां पर भी अयादि संधि होगी, ध्यान रख लेना। यहां दिया हुआ है पद्धति, पद्धतिम प्लस असौ, असौ प्लस आदर्शयत,
आदर्शयत दिया हुआ है, आदर्शयत। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका पूरा एक शब्द बन जाएगा, पद्धतिम मशौ, ये बन गया है एक शब्द पूरा। फिर इसके बाद आदर्शयत, आदर्शयत दिया हुआ है, और यहां पर देखें लिखा हुआ है पद्धतिम मशौ की जगह मश औ निकाल लेंगे बाहर, और आदर्शयत, आदर्शयत दिया हुआ है। तो फिर यहां पर औ को आव आदेश कर दोगे तो कैसे बनेगा, पद्धतिम मश औ की जगह आव हो जाएगा, और आदर्शयत यहां आपका आदर्शयत, आदर्शयत शब्द आपका यहां लिख जाएगा। अब इनको जोड़ करके जब लिखोगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, पद्धतिमश, बड़ा सा हो जाएगा, देखिए सा में बड़ा आ मिल जाएगा तो सा, और वाह आपका आधा रहेगा यहाँ का, लेकिन पीछे आदर्शयत का आ है तो ये पूरा हो जाएगा। फिर दर्शयत इसमें जोड़ दिया जाएगा, दर्शयत। देखें आप इससे मैच कर लें इसको, पद्धतिम अशाव दर्शयत शब्द हो जाएगा ना, पद्धतिम अशाव दर्शयत बन जाएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ पर आपकी अयादि संधि यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद शब्द दिया हुआ है संशोधनोद्देश्यम, संशोधन प्लस उद्देश्यम, यहाँ का आ ले लेना है और यहाँ का उ ले लेना है। ठीक, देखें संशोधनम, संशोधनम क्या दिया हुआ है, संशोधनम प्लस उद्देश्यम, संशोधनम नहीं संशोधन होगा, संशोधन प्लस उद्देश्यम, उद्देश्यम दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर आ और यहां पर उ, आ के बाद उ आने पर क्या बन गया है, ओ बन गया, ओ बन गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ओ की मात्रा इस पे लगा दीजिए सीधे, ओ की मात्रा इस पर लगाएं और देश्यम को इसमें जोड़ दीजिए। देश्यम को इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका देखो संशोधनोद्देश्यम बन गया ना, संशोधनोद्देश्यम। तो यहाँ आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि होगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी कि नहीं। फिर इसके बाद दिया हुआ है विद्यालयानांच, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, माँ के स्थान पर चा करना है। इसके पहले मैं आपको एक बता चुका हूँ, ठीक, माँ के स्थान पर चा कर दोगे। कैसे करोगे, चा की नहीं, इया, चा छा जा जा इया, विद्यालयानांच, यहाँ इया हो जाएगा प्लस चा, और जब शब्द बनेगा तो आपका शब्द बन जाएगा विद्यालयानांच, ये आपका शब्द बन जाएगा कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, आगे देख लेंगे। अगला शब्द हमारा होगा, इसके बाद संधियों के बाद अब चलेंगे हम प्रकृति और प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, पहले थोड़ा सा आप ये समझ लें। प्रकृति का मतलब होता है कि जिस शब्द से, जिस चीज से, जिस धातु से, जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है वही प्रकृति है। अर्थात जैसे किसी पेड़ का जो निर्माण होता है तो उसकी जो तना जड़ होती है वही उसकी मूल प्रकृति कहलाती है। उसी से उसका क्या होता है, पेड़ बड़ा बनता है, तो वही उसकी क्या है, प्रकृति कहलाती है। ध्यान रख लेना। जैसे इसमें जातम दिया हुआ है तो जन धातु है, जन्म लेने के लिए, किसी चीज का होने के लिए, तो कित प्रत्यय से यहाँ पर बन जाएगा जात, फिर बन जाएगा जातम। ठीक, यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना है कि कित प्रत्यय में केवल और केवल ता शेष रहेगा, और यहाँ पर जा से सीधा बनेगा जा तो, जात बन गया है, जात बन जाएगा तो फिर सीधे सीधे बन जाएगा आपका जातम, बन जाएगा कि नहीं, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद दिया हुआ है आरूह है, क्या दिया हुआ है, आरूह, आ उपसर्ग दिया हुआ है और रूह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि ये पढ़ लिया है, लेकिन इसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, तो आपकी ये प्रकृति कहलाएगी और ये आपका प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के, धातु के पीछे जुड़ता है,
मूल धातु या किसी शब्द के पीछे जुड़ता है वो हमारा प्रत्यय होता है, और जो आगे जुड़ता है वो हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है, और बीच में जो रहता है वो प्रकृति रहती है। तो क्या जरूरी है कि 3 चीजें होंगी, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल प्रकृति साथ में होगी? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्यय जरूर होगा उपसर्ग के साथ में। उपसर्ग तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रत्यय जरूर होगा बाद में, ध्यान रख लेना इस बात का। इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें जैसे आ उपसर्ग दिया हुआ है और रूह धातु है और ल्यप प्रत्यय है, इसमें ल्यप का या शेष बचेगा, लकार की और पकार की संज्ञा हो जाएगी। ला की संज्ञा होती है लसक्व तद्धित से, और पा की संज्ञा होती है हलंत्यम तत्सलोपा से, लोप होकर के केवल या शेष रहता है। इसमें केवल ता शेष रहता है। फिर इसके बाद दृष्टम दिया हुआ है, तो दृष्टम में दृश्य धातु है, कित प्रत्यय है। आप सोचोगे कि ये दृश्य धातु और कित प्रत्यय, इसमें तो समझ में आ गया कि ता है तो इसमें ता हो गया, आरूह में यहाँ पर या है लास्ट में तो इसमें या है, समझ में आ गया। लेकिन इसमें तो ता शेष बचेगा, इसमें तो ता शेष बचेगा, इसमें तो ता कहीं है ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में निश्चित उठती होंगी। तो यहाँ पर देखें जैसे ये लिखा हुआ है दृश्य, दृश्य धातु है और कित प्रत्यय है, क्या दिया हुआ है, कित प्रत्यय। तो सबसे पहले तो यहाँ कित प्रत्यय में से हमें ता शेष बचाना है और दृश्य धातु यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर ष्टुत संधि होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत एक संधि होती है ष्टुत संधि। ये ष्टुत संधि आपकी क्या करती है, स्तोह ष्टुनः ष्टु, ठीक, इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टु, ष्टुना ष्टु, ये सूत्र होता है, ठीक। ये ता वर्ग को टा कर देती है और षट सा वर्ग सा को अपने इस षटकोण वाले शाह में परिवर्तन करती है। तो यहाँ सा है तो यहाँ पर शाह हो जाएगा ये, ठीक, और ता है तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा दृष्टा। क्या बनेगा, देखें दृष्ट बन जाएगा, दृष्ट बन गया। अब ये दृष्ट बन गया है तो पुल्लिंग वाची में बनेगा दृष्टा और स्त्रीवाची में बनेगा आपका दृष्टा और नपुंसक लिंग में आपका बनेगा दृष्टम, जो आप लोगों को रूप चाहिए। यहाँ बन गया है ना दृष्टम, बना कि नहीं बना। तो बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो मैं आपको इन सारी चीज़ों में उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इससे गहराई तो आपके पेपर में आना नहीं है, ये तो निश्चित मान के चलिए। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये आपको सीखना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इससे गहराई में आपके पेपर में नहीं आना, इसलिए मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ। आप इसको सीधे सीधे ये देखेंगे कि अगर ये वाला सा दिखता है तो आपको ये सा में परिवर्तन तो करना होगा, जब तो जाकर के आप वहाँ पहचान कर पाओगे। जैसे उसने कह दिया दृष्टुम में कौन सी इसकी प्रकृति और प्रत्यय, 4 ऑप्शन में रहेगा, दृश्य धन कित। अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे लगा पाओगे, गलत करके आ जाओगे, ठीक। और जो ये गलत करके आ जाओगे तो आपका 1 नंबर जाएगा, 1 नंबर जाएगा मतलब आप पीछे चले जाएंगे क्लास में फर्स्ट स्थान से। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है गता, तो गम धातु है, कित प्रत्यय है, गम से सीधा गत बनता है, ठीक। कित प्रत्यय में ता आपका शेष रहेगा, गम से सीधा कित प्रत्यय में से ता शेष रहेगा और गम से सीधे सीधे गा बचेगा और गत बन जाएगा। गत बनेगा तो गता, फिर बनेगा गतौ, ठीक है ना, गताह, ऐसे रूप चलेंगे, गताह, ठीक। फिर यहाँ चलेगा आपका गतम, ये आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा देखें, अगला शब्द दिया हुआ है जाता। जाता में जन धातु कित प्रत्यय और टाप लगा हुआ है, स्त्रीवाची है जाता। इसके पहले देखो यहां पर जातम बना हुआ है तो इसमें कित प्रत्यय है, तो मैंने आपको बताया था कि जन धातु से कित प्रत्यय लगता है तो आपका बनेगा जाता। क्या बनेगा, जाता। तो यहां जाता तो बन गया, ये यहां तक तो जाता बन जाएगा, लेकिन टाप प्रत्यय लग जाने से यहां टाप का क्या बचेगा, आ बचेगा। क्या बचेगा, आ। जब ये जात बन गया तो आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बनेगा जाता, ठीक। टाप प्रत्यय में ध्यान रखना कि टा में से टा की संज्ञा हो जाती, पा की संज्ञा, और केवल आ बचता है, जो टा में बड़ा आ लगा हुआ है वो आ बचता है, ठीक। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा होगा, अगला शब्द दिया हुआ है समागता। शम प्लस आ उपसर्ग, शम उपसर्ग आ उपसर्ग गम धातु कित प्रत्यय से समागता बन जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि नहीं होना है, कुछ नहीं। देखो माँ में आ जोड़ दो तो समा बन जाएगा। क्या बन गया है, समा। और गम धातु और कित प्रत्यय में से ता जोड़ो तो गत बन जाएगा समागत।
और बनाना क्या है, समागता। तो यहाँ आप विसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा समागता। बन जाएगा कि नहीं। आगे देखेंगे, अगला शब्द दिया हुआ है आपका परित्यज्य। क्या दिया हुआ है, परित्यज्य। परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, ल्यप प्रत्यय। क्या है, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो यहां बनेगा परित्यज्य। ठीक, सीधे सीधे जोड़ देना है आपको। परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय। क्या है, ल्यप प्रत्यय है आपका। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसमें जोड़ दीजिए। ये बन गया है आपका परित्य आधा जा और ल्यप प्रत्यय का या जुड़ जाएगा तो परित्यज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परित्यज्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां पर आपको दिमाग से ये ध्यान रखना है कि प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। देखें, अब एक बार इसको देख लीजिए। ये आपकी प्रकृति, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं वो आपकी प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये आपकी प्रकृति और ये आपकी प्रकृति और ये आपकी प्रकृति। जिसमें टिक लगा हुआ है वो आपकी प्रकृति है, जिसमें आपका गोला लगा हुआ है वो आपका उपसर्ग है। ध्यान रख लेना, जिसमें गोला लगा हुआ है वो आपका क्या है, उपसर्ग है। अब जिसमें आपको ये बॉक्स बना हुआ है वो आपके क्या है, प्रत्यय है। वो आपके क्या है, प्रत्यय है। ध्यान से देख लेना बेटा, मैंने आपको क्या बात कही। जिसमें राउंड गोला बना हुआ है वो उपसर्ग है, जिसमें टिक लगा है वो प्रकृति है और जिसमें बॉक्स बना हुआ है वो आपका क्या है, प्रत्यय है। इस बात का ध्यान रख लेना। समझ में आया। चलें आगे देखें। आगे का हमारा जो शब्द होगा, आगे आगत, आगमत प्लस, देखो आगमत बना हुआ है। आगमत में गम धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है आगमत। सीधे सीधे उन्होंने रूप दे दिया है आगमत। लुंग लकार प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप बना हुआ है। ठीक, यहां प्रारभत लिखा हुआ है, प्रारभत। तो प्रा उपसर्ग, आ उपसर्ग, रभ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप बना हुआ है आरभत। ठीक, तो ध्यान रखना इसमें दो उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं और इसमें आपका देख लेना, इसमें रभ आपकी जो है ये आपकी प्रकृति है। ठीक, ध्यान रखना इसमें ये प्रकृति है, इसमें आपकी ये प्रकृति हो जाएगी। आगे देखेंगे, चकार में क्री धातु है, लिट लकार है और दुत्त हो जाता है धातु का, तो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है चकार। क्या बनता है, वो लोट लकार, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता, वो सॉरी लिट लकार, लिट लकार में, और परोक्ष लिट में क्री धातु का दुत्त होता है। विरच्च लिखा हुआ है, विरच्च में बी उपसर्ग है, रच धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो ये आपका बी उपसर्ग है, रच आपकी प्रकृति है, ल्यप आपका प्रत्यय है, इसमें आपका या शेष रहेगा। ध्यान रखोगे। ठीक, आगे आप देखेंगे कृत्वा दिया हुआ है। क्या दिया है, कृत्वा। क्री धातु है, कित और त्वा प्रत्यय है, तो सीधे सीधे आपका क्या जुड़ जाएगा, कृत्वा जुड़ जाएगा। प्रारब्धा, प्रा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ये दोनों आपके इसमें उपसर्ग हैं और रभ धातु है, कित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कित प्रत्यय में आपका क्या है, ता शेष रहेगा। ठीक, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। फिर लिखा हुआ है स्मरणीयम। क्या लिखा हुआ है, स्मरणीयम। स्मरणीयम में स्मृ धातु है। क्या है, स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक, स्मरणीयम, तो स्मरणीय है, स्मरणीया, स्मरणीयम ऐसे रूप बनेगा। अनियर वाला देख लीजिए, स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय दिया हुआ है, अनियर दिया हुआ है, अनियर प्रत्यय। तो यहां पर आपको क्या करना है कि स्मृ से स्मरण बनना है, स्मरण, स्मरण बन जाएगा। अनियर में अनीय शेष रहेगा। क्या रहेगा, अनीय आपका शेष रहेगा। आप इसमें जोड़ोगे तो बनेगा आपका स्मरणीय, स्मरण, स्मरण और नीय, स्मरणीय, स्मरण, आ जुड़ जाएगा, स्मर बन जाएगा, स्मर रहेगा, स्मर ऐसे रहेगा, स्मर। स्मृ से यहां अर हो जाएगा, री को गुण संधि के आधार पर, तो स्मर और आ मिल जाएगा, तो इसमें आ पूरा हो जाएगा और नी स्मरणीय, ऐसे स्मरणीय ऐसे बनेगा। ठीक, तो लेकिन ना को रा के पहले, अगर वो ना के पहले रा हो तो ना का अड़ा हो जाता है, तो यहाँ स्मरणीय और बन जाएगा स्मरणीय स्त्रीवाची
और नपुंसक लिंग का बनेगा स्मरणीयम। क्या बनेगा? स्मरणीयम बन जाएगा, स्मरणीयम। ठीक, तो यहां पर आपको अनियर प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है दर्शित्वा। दृश्य धातु इणिच प्रत्यय कित्वा प्रत्यय से बनेगा दर्शित्वा। इसमें ई शेष रहेगा, इसमें त्वा शेष रहेगा और बन जाएगा दर्शित्वा। ये आपकी प्रकृति है, ये आपका प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय है, ध्यान रखना। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद अगला होगा हमारा समास। क्या दिया हुआ है अगला? अब समास दिया हुआ है, समास पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने संधियों पर चर्चा की इसमें, और शब्दार्थ पर और व्याख्या पर, और अब इसके बाद प्रकृति प्रत्यय कर लिए हैं। प्रकृति प्रत्यय के बाद अब समास बचे हुए हैं, तो समासों पर और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसमें दिया हुआ है हमारा सबसे पहले कुत्सित देखिए, कुत्सित रीतया मतलब बुरी रीतियों की बात कर रहे हैं, कुत्सित रीतया। और कुछ लिखा हुआ है कुत्सिताश्चित्ता रीतया कर्मधारय समास, अर्थात जो रीति हो कुत्सित, जो रीति है जो कुत्सित, रीति है जो कुत्सित अर्थात रीति है जो दूषित, उनको कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय विशेषण और रीतियां कैसी हैं? कुत्सित। विशेषण और विशेष्य की बहुलता को दर्शाने वाले शब्दों में कर्मधारय समास होता है। आगे देखेंगे, फिर लिखा हुआ है अव्यापकता। क्या दिया हुआ है? अव्यापकता। ना व्यापकता इति अव्यापकता, अर्थात जिसकी कमी हो वही है नहीं तत्पुरुष समास, वही है अव्यापकता। काहे कि शिक्षा की कमी थी ना, शिक्षा की अव्यापकता, शिक्षा की कमी के कारण उन्होंने दयानंद सरस्वती ने क्या किया? डीएवी कॉलेज जैसे विद्यालय खोले। धर्मांतरणम, धर्मस्य अंतरणम, धर्म के अंतरण परिवर्तन के लिए षष्ठी तरह, धर्म का अंतरण, धर्म का परिवर्तन, षष्ठी तत्पुरुष समास। का के की का चिन्ह आता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। फिर लिखा हुआ है धर्मोद्धार का। धर्मोद्धार का मतलब धर्मस्य उद्धार का, धर्म के उद्धारक, धर्म को संभालने वाले, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, फिर दिया हुआ है सत्यान्वेषिणा, सत्यस्य अन्वेषणा, सत्य की खोज, तो षष्ठी तत्पुरुष। का के की इनका चिन्ह आता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सत्य की खोज तो षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर लिखा हुआ है वैषम्य निवारका। वैषम्य निवारका, वैषम्यस्य निवारका, विषमताओं का निवारण, विषमताओं को दूर करने वाले। ठीक, तो को चिन्ह आ रहा है, का के की को, तो ये शब्द क्या है? हमारे षष्ठी तत्पुरुष का कारक चिन्ह है, इसीलिए यहां षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है शिवोपासका। क्या दिया हुआ है? शिवोपासका, शिवस्य उपासका, शिवस्य उपासका बराबर शिव के उपासक, शिव के उपासक, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। आगे के हमारा शब्द होगा रात्रि जागरण काला। क्या दिया हुआ है? रात्रि जागरण काला। ध्यान रखना, रात्रि जागरण काला में रात्रौ जागरणम, रात्रौ जागरणम अर्थात रात्रि में जागरण, तस्य काला षष्ठी तत्पुरुष समास। रात्रि का जागरण समय, रात्रि का जागरण काल, षष्ठी तत्पुरुष समास। रात्रि का जागरण काल। विग्रह अर्पितानि, विग्रहार्पितानि, विग्रहे अर्पितम तानि, सप्तमी तत्पुरुष समास। विग्रह में अर्थात मूर्ति के ऊपर, पर आ रहा है ना, तो अर्पित, मूर्ति पर अर्पित। विग्रह माने वस्तु, जो द्रव्य जो वस्तुएं थी मूर्ति के ऊपर थी, तो मूर्ति पर अर्पित जो वस्तुएं थी, तो सप्तमी तत्पुरुष समास। फिर दिया हुआ है अकिंचित करह, ना किंचित कर्तुम, ना किंचित कर्तुम समर्था नहीं तत्पुरुष समास। जो साधारण मन से अकिंचित करा, जो तुच्छ मन से कुछ ना कर सके, वो होता है नहीं तत्पुरुष समास। ना किंचित कर्तुम समर्था अकिंचित करा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मूसक चूहा कुछ नहीं उठा पा रहा है वो, और भगवान कुछ कर नहीं रहे, मतलब वो है साधारण तुच्छ है, उसमें कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा, मूर्तेः पूजा षष्ठी, मूर्ति की पूजा। ठीक, मूर्ति, मूर्ति में पूजा, मूर्ते षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है मूर्तेः, मूर्तेः मूर्तेः मूर्तौ, ऐसे रूप चलेंगे तो मूर्ति षष्ठी का एक वचन, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धर्मा आडंबरः, धर्म प्लस आडंबरः बराबर धर्माडंबरः, धर्मस्य आडंबरः बराबर षष्ठी, धर्म का आडंबर, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा यहाँ हो जाएगा। धर्म का
आडंबर, अर्थात धर्मस्य आडंबरः, धर्म का आडंबर। षष्ठी, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामस्य वैसे ही धर्मस्य। समाज दूषणानि, समाज दूषणानि, समाजस्य दूषणानि षष्ठी तत्पुरुष समास। समाज के या समाज का दूषित, समाज को दूषित करने वाले समाज दूषणानि षष्ठी तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। शिक्षा पद्धति क्या दिया हुआ है? शिक्षा पद्धति, शिक्षाया पद्धति, शिक्षा की पद्धति, शिक्षा की पद्धति षष्ठी तत्पुरुष समास, शिक्षा की पद्धति षष्ठी तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये समास है। फिर दिया हुआ है प्रज्ञा चक्षुषा, क्या दिया हुआ है? प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षु यस्य तस्य अंधस्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो आंखों का, चक्षु माने आंखों का, अंधा, प्रज्ञा चक्षु, तो यहां क्या हो जाएगा? अंधस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। जातिवाद कृतम, जातिवादेन कृतम तृतीय तत्पुरुष समास, जातिवाद से जो किया गया हो, जातिवाद के द्वारा किया गया हो। संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, संस्कृतस्य शिक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और संस्कृतस्य शिक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि संबंध, शिक्षा का संबंध संस्कृत की शिक्षा का के की कारक चिन्ह हो जाएगा, इसलिए यहां षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। चलिए, ये हमारी यहां पर समास आदि समस्त हम लोगों ने इसका भाग तीसरा भी पूरा कर लिया है। आप लोग निश्चिंत होकर के बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तभी जाकर के मैं उस पर और अधिक अत्यधिक कार्य कर पाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है कि आप मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो टॉप कोर्सेज चल रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हो, आपको बिल्कुल निश्चित भाव से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, वो भी हाई क्वालिटी के साथ। हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी का मतलब उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको यहाँ अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के। परीक्षा में बहुत अधिक अच्छे अंक लाने के लिए आपको एक मेरा छोटा सा सुझाव है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जब जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा, जिससे आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो और आपको आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा बिल्कुल सिस्टम से, सीक्वेंस के साथ नोट्स संपूर्ण विषय के आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।